नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस विषय वस्तु को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं वो है भट्ट नायक का रस निष्पत्ति से संबंधित मत। और भट्ट नायक के मत से संबंधित एक वीडियो में पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं और उस वीडियो में मैंने भट्ट नायक का सामान्य परिचय आप लोगों को दिया था। इसके अलावा उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि भट्ट नायक के मत को हम सुविधानुसार दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से एक भाग को हम खंडन पक्ष और दूसरे भाग को विधि पक्ष नाम हमने उधर उस वीडियो में दिया था और हमने इनके मत के उस खंडन पक्ष को उस वीडियो में अच्छी तरह से समझा था। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं यहाँ पर उस वीडियो के बारे में यहाँ पर जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप विस्तार से उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा। फिलहाल उस वीडियो के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी जो इस वीडियो में हमें काम देगी उसको मैं आपको देता हूं कि देखिए, उस वीडियो में हमने भट्ट नायक के खंडन पक्ष को समझा था और उस खंडन पक्ष में हमने ये जाना था कि भट्ट नायक अपना मत स्थापित करने से पहले, भट्ट नायक ने जब अपना मत स्थापित किया था तो उससे पहले उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के रस निष्पत्ति संबंधी मतों का अध्ययन किया था। और उस अध्ययन के बाद उन्होंने जाना कि उन सभी लगभग सभी आचार्यों के जो मत थे उनमें उनको कुछ न कुछ दोष मिले, कुछ न कुछ त्रुटियां मिली, जिनके कारण से उन्होंने उन सभी मतों का खंडन किया जो भट्ट नायक से पूर्व में रस सूत्र के व्याख्याकारों के रूप में प्रचलित थे। तो हमने उस वीडियो में यही जाना था कि उन्होंने किन किन आचार्यों के मतों का खंडन किया था और क्यों किया था। ऐसे उनमें से जो प्रमुख आचार्य थे वो भट्ट लोलट थे, एक भट्ट शंकुक थे और आनंदवर्धन के अभिव्यक्तिवाद का भी उन्होंने उस खंडन पक्ष में खंडन किया है, दोषपूर्ण सिद्ध किया उन मतों को। तो वहाँ पर हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा कराए हैं। आज के इस वीडियो से उस वीडियो की यही संबद्धता है कि हम आज इस वीडियो में भट्ट नायक के मूल मत को पढ़ेंगे, उनकी मत की क्या स्थापना है उनको पढ़ने जा रहे हैं आज के वीडियो में। तो देखिए, मत पर पहुँचने से पहले हमें एक बार फिर से खंडन पक्ष पर ही दृष्टिपात करना पड़ेगा और उसके लिए हमें उस पहलू को जानना हुआ कि उन्होंने जो वहाँ पर दोष ढूंढे थे उन दोषों का कैसे निराकरण अपने मत में किया। तो सबसे पहले जब उन्होंने उन मतों को पढ़ रहे थे, जब उनके मतों का अध्ययन कर रहे थे, अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों का जब वो अध्ययन कर रहे थे और उनमें उन्होंने दोष ढूंढे, तो उस वक्त वो कुछ निष्कर्षों पर पहुँचे भट्ट नायक, और वो निष्कर्ष उनके मत की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए थे। तो वो निष्कर्ष क्या है वो जान लेना हमें बहुत आवश्यक है। हालांकि अगर आपने पूर्व वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने चर्चा की है, लेकिन एक बार फिर से इस वीडियो में मैं उनको बता देना ज़रूरी समझता हूं। तो देखिए, ये थे वो निष्कर्ष जिनको भट्ट नायक ने विभिन्न आचार्यों के मतों को खंडित करते समय पाया था। तो इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने अपने मत की स्थापना की है। तो इनके मत को समझने के लिए पहले निष्कर्षों को समझना बहुत आवश्यक है कि उन्होंने खंडन पक्ष में या फिर कहें कि अन्य आचार्यों के मतों में जो त्रुटियां ढूंढी थी उन त्रुटियों से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला था। तो देखिए, सबसे पहला जो निष्कर्ष था वो ये था कि उत्पत्ति, अनुमिति अथवा अभिव्यक्ति की प्रक्रिया दोषपूर्ण होती है और अतः इन तीनों से ही रसानुभूति संभव नहीं है। ये बात उन्होंने सिद्ध कर दी थी कि उत्पत्ति की प्रक्रिया रसानुभूति के लिए भट्ट लोलट ने बताई थी, वो दोषपूर्ण थी। अनुमिति की प्रक्रिया जो बताई थी भट्ट शंकुक ने बताई थी और वो भी दोषपूर्ण थी। और अभिव्यक्ति की जो प्रक्रिया बताई थी वो आनंदवर्धन ने बताई थी, और इन तीनों ही प्रक्रियाओं को उन्होंने अपने खंडन पक्ष में दोषपूर्ण सिद्ध किया था। इसलिए दोषपूर्ण सिद्ध किया था क्योंकि ये तीनों ही जो प्रक्रियाएं थीं, जो बहुत ही प्रचलित प्रक्रियाएं हैं रस निष्पत्ति को समझाने के लिए, उनसे पूर्व प्रचलित थीं। और इन तीनों ही प्रक्रियाओं में उन्होंने पाया कि इनकी जो विशेषताएँ हैं वो अपने आप में ही रसानुभूति में बाधक सिद्ध हो रही हैं। जैसे कि उत्पत्तिवाद की जो विशेषता थी, उत्पत्ति की प्रक्रिया में जो विशेषता थी वो थी कि सामाजिक अनुकर्ता पर आरोप कर लेता है। तो उन्होंने बताया था कि इसमें आरोप की ही जो प्रक्रिया है वो त्रुटिपूर्ण है, दोषपूर्ण है। उत्पत्ति में जो बाधा, उत्पत्ति वाले सिद्धांत में जो बाधा तत्व है वो है आरोपवाद। आरोपवाद के कारण यहाँ पर रसानुभूति संभव नहीं हो सकती है। तो इस कारण से इसको उन्होंने त्रुटिपूर्ण सिद्ध कर दिया था। अनुमितिवाद में अनुकरण बाधा बन रही थी, अनुकरण के माध्यम से रसानुभूति बताई थी शंकुक ने। तो वहाँ पर अनुमिति की प्रक्रिया में अनुकरण जो था वो बाधा उत्पन्न कर रहा था, और अभिव्यक्ति की प्रक्रिया भी उन्होंने गलत सिद्ध कर दी थी। उसमें आनंदवर्धन ने अभिव्यक्ति की जो प्रक्रिया बताई थी रसानुभूति में, उसमें उन्होंने बताया था कि रस की स्थिति सामाजिक में बनती है। इससे उन्हें कोई वो नहीं था
यहाँ पर उन्होंने कहा था चलो ठीक है सामाजिक में बनती है, बढ़िया बात है, इससे हम सहमत हैं। लेकिन यहाँ पर फिर उन्होंने गलती कर दी थी आनंदवर्धन ने या ध्वनिवादियों ने। उन्होंने ये कह दिया था, उन्होंने जो रस के लिए कारण स्वरूप विभाव होते हैं उनको सामाजिक के प्रत्यक्ष नहीं बताया था, वो विभाव केवल अनुकार्य के प्रत्यक्ष ही थे। तो ऐसी स्थिति में अभिव्यक्ति के द्वारा भी रसानुभूति की प्रक्रिया को उन्होंने दोषपूर्ण बताया था। तो ये जो एक निष्कर्ष उन्होंने निकाला था कि तीनों ही प्रक्रियाएं दोषपूर्ण हैं, ऐसी स्थिति में रसानुभूति के लिए किसी नई प्रक्रिया को खोजना होगा। तो यहाँ पर इस निष्कर्ष से उनके सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ। वो प्रश्न ये था, कौन सी प्रक्रिया से रसानुभूति संभव है, ये प्रश्न था। और इस प्रश्न का उत्तर खोजते हुए ही उन्होंने अपने मत को स्थापित किया था। तो इसी तरह से प्रत्येक निष्कर्ष के साथ एक प्रश्न जुड़ा हुआ है और उन प्रश्नों का ही उत्तर उन्होंने अपने मत में दिया है। तो दूसरे निष्कर्ष से क्या प्रश्न था उनके सामने खड़ा हुआ था, वो देखें कि दूसरा निष्कर्ष था कि चूंकि रसानुभूति सामाजिक को होती है, अतः अनुकार्य अथवा अनुकर्ता में रस की स्थिति नहीं मानी जा सकती है। तो देखिए विद्वानों ने ये तो इस बात पर सहमत थे, सभी विद्वान, इसमें किसी को दो राय नहीं थी कि रसानुभूति सामाजिक को नहीं होती है। सभी ये मानते थे कि रसानुभूति सामाजिक को ही होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम अनुकार्य या अनुकर्ता में रस की स्थिति मानते हैं तो रस सामाजिक के लिए एक परोक्ष वस्तु हो जाएगी, और जब परोक्ष वस्तु का आस्वादन सामाजिक करेगा तो ऐसी स्थिति में अनुभूति उसको प्रत्यक्ष नहीं होगी, जबकि अनुभूति सामाजिक को प्रत्यक्ष ही होती है, प्रत्यक्ष अनुभूति होती है सामाजिक को। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा हो गया था कि अगर अनुकार्य और अनुकर्ता में हम रस की स्थिति मान लेते हैं तो फिर सामाजिक को परोक्ष अनुभूति होनी चाहिए, जबकि होती उसे प्रत्यक्ष है। तो इसलिए हम रस की स्थिति हमें सामाजिक में ही माननी होगी, ताकि उसकी जो प्रत्यक्ष अनुभूति को हम बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही सिद्ध कर सकें। तो इस स्थिति में उन्होंने जाना कि रस की स्थिति सामाजिक में ही माननी चाहिए, ना कि अनुकर्ता में या फिर अनुकार्य में। तो यहाँ प्रश्न ये खड़ा हुआ कि रस को सामाजिक में कैसे स्थापित किया जाए, या कैसे सिद्ध कर दिया जाए कि रस सामाजिक में स्थित होता है। भाई होता तो है, लेकिन सिद्ध करना है हमको यहाँ पर एक। तो यहाँ पर एक प्रश्न अगला जो था वो इनके सामने यही था कि रस को कैसे सिद्ध किया जाए कि वो सामाजिक में होता है, उसकी स्थिति सामाजिक में होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी वो अपने मत में देंगे। इसके बाद में तीसरा जो था निष्कर्ष, जो खंडन पक्ष के बाद खंडन पक्ष के बाद या खंडन करने के बाद उनके सामने आया था, तो वो निष्कर्ष था कि चूंकि रसानुभूति में विभाव का महत्वपूर्ण स्थान होता है। देखिए हम जानते हैं कि विभाव जो होते हैं रस के लिए कारण स्वरूप होते हैं, तो इसलिए उनका बड़ा महत्व है। बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता है, तो रस बिना विभाव के नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पर विभाव का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है रसानुभूति में। विभाव को सामाजिक के प्रत्यक्ष करे बिना सामाजिक में रस की स्थिति नहीं बन सकती है। ऐसी स्थिति में चूंकि विभाव बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं रसानुभूति में, तो ऐसी स्थिति में हम जब तक विभावों को सामाजिक के प्रत्यक्ष नहीं करेंगे, तब तक हम चाहे किसी भी प्रक्रिया से सामाजिक में रस की स्थिति बना लें, वो त्रुटिपूर्ण ही होगी। यानी कि यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कार्य प्रत्यक्ष है तो कारण भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। ऐसी नहीं है कि कारण कहीं और है और कार्य कहीं और सिद्ध हो रहा है। यानी कारण यहाँ पर अगर विभाव मान लें तो विभाव तो है अनुकार्य के प्रति और रसानुभूति सामाजिक को हो रही है, तो ये पूरा सा कारण कार्य जो संबंध है विभाव में और रस में वो नहीं बैठ पाएगा। और कारण कार्य संबंध तभी बैठ पाएगा जब कारण भी प्रत्यक्ष हो और कार्य भी प्रत्यक्ष हो। जब रसानुभूति प्रत्यक्ष हो रही है तो विभावों को भी सामाजिक के प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। जब रसानुभूति सामाजिक में हो रही है तो विभाव भी सामाजिक के प्रति होने होंगे, तभी सामाजिक में रस की स्थिति बन सकती है, सही बन सकती है। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न था वो उनके सामने ये था कि विभाव सामाजिक के प्रति
कैसे करे जाएं या सामाजिक के प्रत्यक्ष कैसे करे जाएं, यानी कि जो विभाव अनुकार्य के प्रति है उसको हम सामाजिक के प्रति कैसे कर देंगे, क्यों हो जाएंगे सामाजिक के प्रति, ऐसी कौन सी प्रक्रिया होगी जिसके द्वारा हम अनुकार्य के प्रति जो विभाव थे उनको सामाजिक के प्रति भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक प्रश्न के सामने खड़ा हुआ था इस निष्कर्ष के कारण। और चौथा जो निष्कर्ष था वो था कि चूँकि सामाजिक की पूज्य बुद्धि, देखिए पूज्य बुद्धि क्या होता है, पहले इसको पढ़ लेता हूँ मैं। चूँकि सामाजिक की पूज्य बुद्धि अथवा श्रद्धा या अश्रद्धा का भाव विभाव आदि को सामाजिक के प्रत्यक्ष होने में बाधा उत्पन्न करता है, अतः बिना पूज्य बुद्धि का निवारण करे विभाव सामाजिक के प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। ये एक उनके सामने निष्कर्ष निकला। इसका अर्थ ये है, देखिए पूज्य बुद्धि का वहाँ पर भी मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया हुआ है, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। पूज्य बुद्धि होती है कि जैसे कोई भक्त अपने भगवान के प्रति, या मान के चलिए कोई व्यक्ति है जिसका किसी के प्रति श्रद्धा का भाव है या भक्ति का भाव है, अब वो उसका काव्य पढ़ रहा है वो, या उसको देख रहा है, उसका जो है नाटक देख रहा है, ऐसी स्थिति में वो भक्त जो है अपने भगवान से या उनके भगवान को अगर विभाव मान ले तो वो विभाव भक्त के अंदर कैसे रति का भाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक प्रश्न था, यानी कि उसकी जो पूज्य बुद्धि होती है, यानी श्रद्धा या अश्रद्धा का भाव, या किसी के प्रति उसका घृणा का भाव है, तो वहाँ उस घृणा का भाव रखने वाले पात्र से उस सामाजिक के हृदय में कैसे रति का भाव उत्पन्न हो सकता है। जैसे कि एक उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूँ कि सीता के प्रति किसी व्यक्ति की भक्ति है और सीता कोई ऐसा वो नाटक देख रहा है जिसमें सीता राम के प्रति विभाव बनी हुई हैं या राम के प्रति वो विभाव बनी हुई हैं, तो जब रसानुभूति सामाजिक को होगी तो ऐसी स्थिति में सीता को प्रत्यक्ष होना चाहिए तीसरी शर्त के अनुसार। तो सीता के प्रति उसका भक्ति भाव है, तो फिर एक भगवान के से उसके अंदर रति का भाव कैसे उत्पन्न हो जाएगा, ये एक प्रश्न था। ऐसी स्थिति में क्या था कि जो पूज्य बुद्धि होती है वो विभाव को सामाजिक के प्रत्यक्ष होने में बाधा उत्पन्न करेगी, और जब प्रत्यक्ष होने में बाधा उत्पन्न करेगी तो फिर वो विभाव प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी प्रक्रिया के द्वारा हमको विभाव को सामाजिक के प्रति करना है तो हमको पूज्य बुद्धि, जो सामाजिक की पूज्य बुद्धि है, उसको हमें हटाना होगा वहाँ से। वो एक बाधा उत्पन्न करेगी तो उस बाधा को वहाँ से हटाना है। तो वो कैसे हटेगी, ये अगला प्रश्न उनके सामने आया कि पूज्य बुद्धि का निवारण कैसे हो, या पूज्य बुद्धि की जो बाधा है सामाजिक के सामने विभावों को प्रत्यक्ष करने में, वो कैसे बाधा दूर हो। ये चार प्रश्न उनके सामने खड़े हुए इन चार निष्कर्षों के कारण। तो देखिए इन चार, ये ऊपर वाले अगर प्रश्न को हम फिलहाल के लिए गौर ना करें क्योंकि वो सामान्य प्रश्न है, क्योंकि वो जब तीन प्रक्रियाओं को वो छोड़ चुके हैं, खंडित कर चुके हैं, या तीन प्रक्रियाओं को गलत बताया तो चौथी प्रक्रिया उनको ढूंढनी पड़ेगी अलग से, नहीं तो ये कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। महत्वपूर्ण ये तीन थे उनके सामने, और ये तीनों ही प्रश्न पूरक हैं, एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। देखिए पूज्य बुद्धि का निवारण करेंगे तभी विभाव सामाजिक के प्रति होंगे, और जब विभाव सामाजिक के प्रति होंगे तभी रस की स्थिति सामाजिक में होगी। तो सबसे पहले इन तीनों ही प्रश्नों का उत्तर उनको ढूंढना था, और जिस प्रक्रिया में तीनों ही प्रश्नों के उत्तर मिल जाते वही प्रक्रिया फिर उनके मत में स्थापित हो जानी थी। तो इस तरह से इन्होंने जब ये प्रश्न उनके सामने खड़े हो गए तो वो मजबूर हो गए एक नए मत को स्थापित करने में। भट्टनायक पिछले मत तो खंडित कर ही चुके थे, लेकिन जब ये प्रश्न उनके सामने आए तो वो एक नए मत की, एक नवीन मत की स्थापना करने के लिए प्रेरित हुए और उस उधेड़ बुन में लग गए होंगे नए मत की खोज में। तो जब वो अपना मत खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे एक प्रक्रिया को कि कौन सी बेहतरीन प्रक्रिया हो सकती है जिसमें ये सारे दोष ना हो, तो ऐसी स्थिति उधेड़ बुन में उनकी जो नज़र गई वो गई सांख्य दर्शन की ओर, और सांख्य दर्शन से उनको फिर प्रेरणा मिली अपने मत को स्थापित करने में, और उसी से फिर उन्होंने सांख्य दर्शन से ही सिद्धांत उठाते हुए उन्होंने अपने मत की जो है नींव रखी थी। एक तरह से जो अपने बेस जो बनाया था वो सांख्य दर्शन से ही बनाया था। तो प्रश्न भी कभी कभी आ जाता है कि भट्टनायक का मत किस दर्शन से प्रेरित है, तो उसका उत्तर है सांख्य दर्शन से। लेकिन
किताबों में लिख तो दिया जाता है कि सांख्य दर्शन से प्रेरित है, लेकिन समझाया नहीं जाता कि सांख्य दर्शन से कैसे प्रेरित है। तो अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर सांख्य दर्शन के ऐसे कौन से सिद्धांत थे जिनका प्रयोग भट्टनायक ने अपने मत की स्थापना में किया था, और उसको जानने के लिए हमको सांख्य दर्शन का हल्का सा परिचय होना बहुत आवश्यक है। तो आइए चलते हैं, लेते हैं सांख्य दर्शन का परिचय। हल्का सा परिचय लेंगे बिल्कुल, जो हमारे काम ही काम का है। बाकी तो दर्शन पूरा एक किताब है सांख्य दर्शन की, तो हमें तो केवल उतना ही समझना है जितना हमारा काम चल सके। तो चलिए आज देखते हैं सांख्य दर्शन क्या था। तो दोस्तों आइए जानते हैं सांख्य दर्शन को। तो देखिए, सांख्य दर्शन जो है वो हमारे भारतीय दर्शनों में आदि दर्शन माना जाता है, और ये जो है बहुत ही प्रचलित दर्शन है। दूसरी बात, इसकी स्थापनाएं हैं वो बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से दी गई हैं, बहुत ही सुदृढ़ हैं, और वैज्ञानिकों विद्वानों में ये बहुत ही समादृत माना गया है। और इसी कारण से महाभारत और रामायण की जो दार्शनिक विचार हैं, महाभारत में जो दार्शनिक विचार आए हैं, रामायण में जो दार्शनिक विचार आए हैं, वो सब सांख्य दर्शन से ही प्रेरित हैं। गीता है वो भी इसी दर्शन पर स्थापित है, हालांकि उसमें योग दर्शन का भी कुछ तत्व आए हैं, लेकिन सांख्य दर्शन की भी पूरी स्थापनाएं गीता में दी गई हैं। तो इस तरह से जब इतने बड़े बड़े ग्रंथ इस दर्शन के आधार पर लिखे गए हैं, तो इसका मतलब ये दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन रहा है। तो इसी दर्शन का उन्होंने जो है लाभ उठाया भट्टनायक ने, और इसी दर्शन के सिद्धांतों से प्रेरणा ग्रहण की। तो देखते हैं क्या थी ऐसा कौन सा सिद्धांत था जिससे उन्होंने प्रेरणा ग्रहण की अपने मत के लिए। तो उसके लिए हमको इसका हल्का सा परिचय जानना आवश्यक है। शुरू करते हैं इस परिचय को। तो देखिए, सांख्य दर्शन जो है वो ये कहता है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है, चाहे स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म, अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रकृति से हमको मिली है, यानी इंसान ने नहीं बनाई है, प्रकृति से मिली है, प्राकृतिक है, ईश्वर प्रदत्त कोई भी ऐसी वस्तु है, तो वो वस्तु दो तत्वों से मिलकर बनी हुई है। पहला है पुरुष तत्व और दूसरा है प्रकृति। इन दो तत्वों से मिलकर बनी हुई है कोई भी, स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, हर एक वस्तु जो प्रकृति प्रदत्त है, यानी कि कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो ईश्वर प्रदत्त है, वो वस्तु इन दो तत्वों से मिलकर बनी हुई है। और इन दो तत्वों के बारे में ही पूरा सांख्य दर्शन खड़ा हुआ है। तो समझते हैं हल्का सा इनका परिचय यहाँ पर मैं दे देता हूँ। तो देखिए, सांख्य दर्शन ने कई योनियाँ बताई हैं, जैसे कि देव योनि, मानव योनि, राक्षस योनि, पिशाच योनि, यक्ष योनि, पशु योनि, पक्षी योनि और स्थावर योनि। तो इन योनियों के अंतर्गत लगभग वो सारी वस्तुएं आ जाती हैं जो ईश्वर ने हमको दी हैं, और ये सारी वस्तुएं मैंने बताया अभी इन दोनों से मिलकर बनी हुई हैं। अगर मानव योनि की बात करें तो मानव योनि में जो शरीर है वो तो है प्रकृति, और जो आत्मा है वो है पुरुष। यानी हमारे अंदर जो आत्म तत्व है वो है आत्मा, और हमारा जो शरीर है, जो बाह्य आवरण जो हमको दिखाई देता है, वो है प्रकृति। अब इनकी कुछ विशेषताएं मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे प्रकृति जड़ होती है, सक्रिय होती है, और इसके अलावा त्रिगुणात्मक, यानी कि 3 गुणों वाली होती है। ये प्रकृति की विशेषता होती है। अब ये 3 गुण कौन से उनको देख लेते हैं। एक तो है सत्व, एक है रजस और एक है तमस। ये 3 गुण हैं। अब ये जो सत्व होता है वो आनंददायी होता है, रजस होता है अप्रीतिपरक होता है, और तमस होता है वो मोहपरक होता है। जब सत्व का प्रभाव बढ़ जाता है तो प्रकृति को सुख का अनुभव होता है, और जब रजस का और तम का प्रभाव बढ़ जाता है तब दुख का अनुभव होता है। ये होता है। और दूसरी बात, मूल रूप में ये तीनों जो हैं गुण एक दूसरे को संतुलित करे हुए रहते हैं, बिल्कुल एक दूसरे को, यानी कि सत्व, रज और तम, एक प्रत्येक 2 गुण
एक को बिल्कुल संतुलित करे हुए रहते हैं। और ऐसी संतुलित अवस्था में प्रकृति होती है जड़, यानी कि जब ये गुण संतुलित अवस्था में पाए जाते हैं तब प्रकृति जड़ होती है, उसे न सुख का भान होता है न दुख का भान होता है। लेकिन जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है, जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है तो प्रकृति हो जाती है सक्रिय। अब सक्रिय होती है तब जब इनका संतुलन बिगड़ता है। तो अब प्रश्न ये उठ रहा होगा कि इनका संतुलन आखिरकार बिगड़ता क्यों है, क्यों ये जो संतुलित अवस्था में थे उसको त्याग करके असंतुलित अवस्था में आते हैं, ऐसा क्या कारण होता है। तो उसका कारण एक ही है कि पुरुष और प्रकृति का मिलन हो जाता है, तब ही ये संतुलन बिगड़ता है, अन्यथा नहीं बिगड़ता। यानी आत्मा और शरीर का मिलन हो जाता है तब इन तीनों का संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे इसको एक उदाहरण से मैं समझा देता हूँ। जैसे कि जब जो डेड बॉडी होती है, मृत शरीर होता है, उसको ना सुख का भान होता है ना दुख का, चाहे उसको कितना भी काटो पीटो कुछ भी करो उसके साथ उसको कुछ भान नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। आत्मा और शरीर का जो मिलन था वो अलग अलग हो गया, आत्मा निकल गई, गुण जो थे वो बैलेंस में आ गए, और गुण बैलेंस में आ गए तो वो जो शरीर था वो जड़ हो गया। ठीक है। अब जैसे ही उसमें आत्मा प्रवेश कर जाती है तो गुणों का बैलेंस बिगड़ जाता है, शरीर हो जाता है सक्रिय, फिर उसको सुख दुख सब का आभास होता है। तो ये था सब इस शरीर की विशेषताएं, और मिलन के कारण इनका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके कारण से ये सब व्यवस्था बनती है। इसके अलावा पुरुष के बारे में भी कुछ बता देता हूँ मैं तुम्हें। तो पुरुष जो होता है वो चेतन होता है, यानी आत्मा जो होती है, यहाँ पर पुरुष से अर्थ आत्मा से लेंगे, प्रकृति से अर्थ शरीर से लेंगे। और चेतन के अलावा ये होता है निष्क्रिय, बिल्कुल आत्मा जो होती है वो निष्क्रिय होती है। और एक है गुणातीत, यानी कि गुणों से परे होती है, अर्थात गुणों का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। किस पर? आत्मा पर। ये तीन गुण अगर प्रकृति के हैं तो तीन गुण इसके भी प्रमुख हैं आत्मा के। और आत्मा की शक्तियाँ असीमित होती हैं, उनके बारे में कोई जो है वो नहीं है, उनका असीमित शक्तियाँ, उनका कोई वो नहीं है, विस्तार नहीं है, उसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो इसके यहाँ पर यही विशेषताएँ, तीन इसके गुण यहाँ पर अपने काम के हैं और तीन गुण अपने यहाँ पर प्रकृति के काम के हैं। अब होता क्या है, देखिए जब निष्क्रिय होता है तो दर्शक भाव होता है इसके अंदर, किसके अंदर? पुरुष के अंदर। यानी कि ये इसके क्रियाकलापों को, प्रकृति के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उनको देखता रहता है, बस दर्शक की भांति। कौन? आत्मा। बस ये इसी के लिए आती है शरीर में, इसके क्रियाकलापों को देखती रहे, निष्पक्ष भाव से देखे, बिल्कुल एकदम से वो ना करे। लेकिन गड़बड़ पैदा हो गई, जब मिले तो इन तीनों में गड़बड़ पैदा हुई, तो वही गड़बड़ एक गड़बड़ और पैदा कर देती है कि प्रकृति और पुरुष के मिलन के कारण महत की उत्पत्ति होती है। महत यानी कि बुद्धि, और बुद्धि की उत्पत्ति के कारण अहंकार जागता है। अहंकार यानी कि कर्ता भाव से अर्थ लेंगे यहाँ पर, कर्ता भाव जाग जाता है। और वो कर्ता भाव जागता किसमें है? इसके अंदर, पुरुष के अंदर। देखिए इन दोनों का मिलन हुआ, तीनों गुणों का बैलेंस बिगड़ा, तीनों गुणों का बैलेंस बिगड़ा तो महत की उत्पत्ति हो गई, और यानी कि बुद्धि की उत्पत्ति हुई। बुद्धि की उत्पत्ति हुई तो फिर अहंकार की उत्पत्ति हो गई, यानी कि फिर इस बुद्धि से अहंकार भाव जागा, और अहंकार भाव का अर्थ है कर्ता भाव। और जैसे ही इसमें कर्ता भाव जागता है वैसे ही फिर ये दर्शक भाव के साथ साथ आत्मा में एक गुण और आ जाता है कर्ता भाव का, अर्थात फिर ये प्रकृति के क्रियाकलापों को का अपने आप को कर्ता मानने लगता है। यानी कि जो प्रकृति काम कर रही होती है उसका कर्ता ये आत्मा अपने को मानने लगती है। जैसे कि शरीर चल रहा होगा तो आत्मा कहेगी कि मैं चल रही हूँ, यानी कि आत्मा को लगता है कि जैसे वो चल रही। शरीर सो रहा होता है, ऐसा लगता है कि आत्मा, आप सुबह उठ के कहेंगे जैसे नींद से उठे आप सोने के बाद, तो आप कहेंगे कि साहब मैं बहुत सोया, तो उस वक्त मैं जो था वो आत्मा ने कहा, और उसने समझा कि सो तो शरीर रहा था लेकिन आत्मा ने समझा कि वो खुद सो रही थी। ऐसे भूख लगती है तो ऐसा लगता है कि मैं भूखा हूँ, तो अर्थात आत्मा को फिर भूख लगने लगती है। तो ये यहाँ पर पूरा है कि उसके प्रकृति के क्रियाकलापों को पुरुष फिर अपने क्रियाकलाप समझने लगता है, उसके अंदर कर्ता भाव आया था, वो सोचने लगता है कि ये सारे काम जो शरीर कर रहा है वो सारे काम शरीर नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ। तो ये भाव, मैं का भाव जो आ जाता है इसके अंदर,
किसके अंदर? पुरुष के अंदर। अब जैसे ही मैं का भाव जागता है, वैसे ही होता क्या है कि ये जो तीन गुण इसको प्रभावित कर रहे थे, प्रकृति को, ये तीनों गुणों का संबंध इससे था, वो अब क्या करने लगते हैं, वो इसको भी प्रभावित करने लगते हैं। यानी कि वो होता ये है कि सत्व, रज और तम जब इसके क्रियाकलापों को ये अपने क्रियाकलाप समझने लगता है, तो फिर वहाँ पर फिर इसके तीनों गुणों को ये अपने गुण समझने लगता है, और इससे होने वाले सुख दुख का, इनसे होने वाले सुख दुख का ये पुरुष क्या बन जाता है? भोक्ता बन जाता है, यानी कि इनका भोग भी करने लगता है। यानी जो गुण इसके लिए थे वो गुण फिर इसके लिए हो जाते हैं, और जो इसको प्रभावित कर रहे थे वो गुण फिर इसको प्रभावित करने लगते हैं, और जो सुख दुख प्रकृति के लिए थे वो सुख दुख फिर ये अपने लिए मानने लगता है। और सत्व, रजस और तम इनकी आनंददायी, अप्रीति परक या मोह परक विशेषताओं के कारण जो सुख दुख जाग रहे थे या जो सुख दुख उत्पन्न हो रहे थे, उनका भोग करने वाला ये स्वयं को मानने लगता है, और फिर उनका भोग करने लगता है। सुख, जब आनंद होता है तो वो सुख का अनुभव करने लगता है। रजस या तम के कारण जब मोह या अप्रीति के कारण जब दुख होता है तो वो दुख का भोग करने लगता है, दुख का अनुभव करने लगता है। ये था सब सांख्य दर्शन का सिद्धांत। अब यहीं से इन्होंने क्या नाम है, भट्टनायक ने अपना सिद्धांत उठाया। उन्होंने क्या एक व्यवस्था फैलाई, इसको मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ। अगर आपको नोट करना हो तो नोटबुक पे पॉज करके वीडियो को कर लेना। इधर मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ हल्का सा। देखिए, यहीं से उनको प्रेरणा मिल गई, इस वाली लाइन से, यहाँ से, कि देखिए दर्शक जिस तरह से आत्मा थी और प्रकृति थी, ठीक है, इसको मैं पुरुष कहूँगा यहाँ पर, क्योंकि सांख्य दर्शन में पुरुष नाम दिया गया है। तो देखिए, पुरुष और प्रकृति, पुरुष था दर्शक और प्रकृति थी सक्रिय, ठीक। तो क्या था कि इसके तीन गुणों का, इस तीन गुणों को ये अपने गुण मानने लगा, और फिर उस गुण से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख का ये भोग करने लगा। तो उन्होंने कहा कि भाई सामाजिक भी तो दर्शक होता है, और अनुकार्य सक्रिय होता है प्रकृति की तरह से, और अनुकार्य के जो विभाव होते हैं, क्या इनको ये, या जिस तरह से ये इनके तीन गुणों से, प्रकृति के तीन गुणों से पुरुष प्रभावित हुआ था, क्या अनुकार्य के विभाव से सामाजिक प्रभावित नहीं हो सकता? और जिस तरह से इसके तीन गुणों से प्रभावित होकर के पुरुष ने, प्रकृति के जो तीन गुण थे उससे प्रभावित होकर के पुरुष सुख और दुख का भोक्ता बना हुआ था, तो क्या इस विभाव से प्रभावित होकर के सामाजिक अनुकार्य के जो रस थे, या जो रस अनुकार्य में उत्पन्न होता है, उस रस का ये भोक्ता नहीं बन सकता, उसका भोग नहीं कर सकता है क्या? जब सांख्य दर्शन इस चीज़ को कहता है तो उस दर्शन के अनुसार तो यहाँ भी बैठ जाना चाहिए, सेटिंग बैठ जानी चाहिए। तो इस चीज़ से उन्होंने अपने दर्शन की, या अपने मत की जो है, यहाँ से ही, इसी जगह से ही उन्होंने वो उठाई थी, प्रेरणा ली थी। तो ये थी प्रेरणा भट्टनायक के लिए सांख्य दर्शन से, कि जिस तरह से प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित होकर पुरुष प्रभावित हो जाता है, और फिर उससे उत्पन्न होने वाले सुख दुख का पुरुष भोक्ता बन जाता है, उसी प्रकार से अनुकार्य के विभाव आदि से प्रभाव होता है, सामाजिक प्रभावित होता है, और फिर इन विभाव आदि से उत्पन्न होने वाले रस का भोक्ता सामाजिक बन सकता है। तो ये थी प्रेरणा सांख्य दर्शन से भट्टनायक की। यानी कि चूंकि इसमें भोगवाद के सिद्धांत का प्रयोग किया गया था, भट्टनायक ने अपने, यानी कि सांख्य दर्शन के भोगवाद के सिद्धांत का प्रयोग भट्टनायक ने अपने सिद्धांत में किया है, इसलिए इस सिद्धांत को सांख्य दर्शन से प्रेरित मानते हैं। तो देखिए, अब ये तो था दर्शन का उन्होंने इस तरह से प्रेरणा ले ली, लेकिन दर्शन को आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो अपने मत में, क्योंकि दर्शन एक प्रामाणिक चीज़ नहीं है, साइंस नहीं है दर्शन, और यहाँ पर उनको वैज्ञानिक ढंग से प्रूफ करना था।
प्रेरणा तो ले ली, लेकिन अब उनको कोई ऐसी प्रक्रिया बतानी है जिसके द्वारा इस संबंध को स्थापित किया जा सके, जिसके द्वारा सांख्य दर्शन की इस विशेषता को स्थापित किया जा सके। ऐसी कोई प्रक्रिया ढूंढनी थी। उनके सामने भी चैलेंज खत्म नहीं हुआ था, चुनौती उनके सामने भी खत्म नहीं थी। अभी उन्होंने मत नहीं ढूंढा था, केवल प्रेरणा ली थी, इस सिस्टम को ढूंढ लिया था, इस संबंध को ढूंढ लिया था। अब इस संबंध को बैठाने के लिए, यानी विभाव में और सामाजिक में जो संबंध उन्होंने ढूंढा था भोग करने का, उस संबंध को बैठाने के लिए एक प्रक्रिया की दरकार थी। उस प्रक्रिया को खोजना था, और वो प्रक्रिया फिर उन्होंने कहाँ से खोजी है, क्या प्रक्रिया थी वो, उसको हम अगले वीडियो में, इस वीडियो के अगले उसमें चरण में समझेंगे। तो तब तक के लिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि सांख्य दर्शन क्या था और सांख्य दर्शन से क्या प्रेरणा ली भट्ट नायक ने। इसके बाद हम समझेंगे कि उनका मत क्या था, उन्होंने इस प्रेरणा से अपने मत को कैसे स्थापित किया, कैसे वो प्रक्रिया ढूंढी जिससे विभाव में और सामाजिक में संबंध बैठ सकता है। तो देखिए समझते हैं उस प्रक्रिया को। तो दोस्तों, सांख्य दर्शन के बारे में हमने जाना समझा, और हमने ये भी जान लिया कि सांख्य दर्शन के भोगवाद के सिद्धांत का प्रयोग उन्होंने अपने मत में किया है। हालांकि सांख्य दर्शन की कुछ और मान्यताओं का प्रयोग उन्होंने आगे भी किया है, तो उनको भी हम आगे समझेंगे कि क्या थी वो। उसके बाद में देखिए, अब हम चर्चा कर रहे थे कि उनको एक प्रक्रिया खोजनी थी जिसके कारण से वो सांख्य सिद्धांत की उस सांख्य दर्शन के उस सिद्धांत को अपने मत में फिट बैठा सकें और अपने मत को बिल्कुल वैज्ञानिक बना सकें। दर्शन को डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते थे, फिर उनसे प्रमाण पूछा जाता तो प्रमाण क्या बताते। तो ऐसी स्थिति में उनको एक प्रामाणिक प्रक्रिया खोजनी थी, और उस प्रक्रिया की खोज जब चालू हुई तो वो उस प्रक्रिया को खोजते खोजते पहुंच गए शास्त्रबोध पर। उन्होंने सोचा कि वही शब्द तो शास्त्र में होते हैं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग हम करते हैं काव्य में, उनसे अलग तो कोई शब्द होते नहीं हैं। तो वो जरूर जिस तरह से शास्त्रों का बोध हो जाता है शास्त्र के अनुशीलन कर्ता को, शास्त्रों के अनुशीलन करने वाले को जैसे शास्त्र का बोध होता है, उसी तरह से काव्य का बोध भी हो सकता होगा। वहीं से कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, क्योंकि एक से ही शब्द प्रयोग किए जाते हैं देखने में, तो वही शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं, वही अर्थ के शब्द उसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो शास्त्र बोध की प्रक्रिया से हम काव्य बोध की प्रक्रिया को खोज सकते हैं। तो जब उन्होंने शास्त्र बोध की प्रक्रिया का अध्ययन किया तो उन्होंने जाना कि शास्त्र बोध के लिए अभिधा व्यापार, या इसको शक्ति कह सकते हैं, अभिधा शक्ति काम करती है। यानी शास्त्र बोध में कौन सा व्यापार काम करता है? अभिधा व्यापार काम करता है। और इस अभिधा व्यापार की क्या विशेषताएं होती हैं? और वो ये विशेषताएं होती हैं अभिधा व्यापार की कि इस अभिधा व्यापार के कारण शब्द के वाच्य अर्थ का बोध हो जाता है। ठीक है, शब्द के वाच्य अर्थ का, यानी वाचन करते ही जो अर्थ हमको ग्रहण होता है उसको कहते हैं वाच्य अर्थ। यानी कि पढ़ते ही जो अर्थ हमें सबसे पहले दिमाग में आता है वो वाच्य अर्थ कहलाया जाता है। तो शब्द के वाच्य अर्थ का बोध कौन कराता है? अभिधा व्यापार कराता है। और इस अभिधा व्यापार से ही, यानी कि वाच्य अर्थ के बोध से ही शास्त्र का बोध हो जाता है। क्योंकि शास्त्र में सीधे सीधे शब्द होते हैं, पढ़ते ही हम उनको ग्रहण करते रहते हैं, शास्त्र को तुरंत ग्रहण करते रहते हैं। जैसे ही पढ़ते जाते हैं उसमें कुछ विचित्र या विलक्षण बात नहीं होती है शास्त्रों में। तो इसीलिए केवल अभिधा व्यापार से, या फिर कहें तो केवल वाच्य अर्थ के बोध से ही शास्त्रों का काम हो जाता है। अब उन्होंने कहा कि शायद इसमें यहाँ से कुछ ना कुछ सिस्टम निकल सके। तो जब वो काव्य बोध पर आए तो उन्होंने सोचा, विचार किया कि अकेले अभिधा व्यापार से काम नहीं चलेगा, क्योंकि काव्य जो होता है वो भाव प्रधान होता है। यानी कि इसमें भावना का आधिक्य होता है। किसमें? काव्य में। जबकि शास्त्र में भाव प्रधान नहीं होता, सीधा सीधा पढ़ते चलते हैं और ग्रहण करते चलते हैं। लेकिन काव्य में वाच्य अर्थ के अलावा
भाव का भी बोध होना आवश्यक है, भाव बोध भी आवश्यक है, वाच्य अर्थ का बोध भी आवश्यक है, काव्य बोध। तभी हम भावों का पता लगा पाएंगे। जब तक हमको भाव बोध नहीं होगा तब तक भावों का पता नहीं लगा सकते। भाव मुख्य होते हैं काव्य में। तो उन्होंने समझा कि केवल वाच्य अर्थ के बोध से काम नहीं चलेगा, यानी कि अभिधा व्यापार से, केवल अभिधा व्यापार से, केवल अभिधा व्यापार से काम नहीं चलेगा। फिर भाव बोध के लिए, जो वाच्य अर्थ का तो काम कर देगा अभिधा व्यापार, लेकिन भाव बोध के लिए फिर कोई अन्य व्यापार मानना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कहा, उन्होंने अपने मत की पहली स्थापना लिखी तब वहाँ पर जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, शास्त्र से काव्य तक पहुँचे, तो पहली उन्होंने अवधारणा लिखी अपने सिद्धांत की, वो ये लिखी, ध्यान देना, कि काव्य के शब्द शास्त्र के शब्दों से विलक्षण होते हैं, अतः केवल अभिधा व्यापार से काव्य का बोध नहीं हो सकता है। यानी कि शास्त्र का तो बोध हो सकता है केवल अभिधा व्यापार से, लेकिन केवल अभिधा व्यापार से ही, अकेले अभिधा व्यापार से शास्त्र का, काव्य का बोध नहीं हो सकता। शास्त्र का हो सकता है, काव्य का बोध नहीं हो सकता है। फिर काव्य के बोध के लिए अन्य व्यापार भी स्वीकार करने पड़ेंगे। तो फिर उन्होंने अभिधा के अतिरिक्त दो अन्य व्यापारों की कल्पना की। पहला था भावकत्व व्यापार और दूसरा था भोजकत्व व्यापार। तब उन्होंने कहा कि काव्य बोध के लिए 3 व्यापारों का होना आवश्यक है। 3 व्यापार कौन कौन से? अभिधा व्यापार पहला हो गया, बाकी के 2 ये हो गए जो मैंने नीचे लिखे हैं, भावकत्व और भोजकत्व। ये 3 जो है व्यापार उन्होंने माने, किसके लिए? काव्य बोध के लिए। तो देखिए, अब पहला व्यापार तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें तो कुछ नहीं है, वाच्य अर्थ का बोध होता है। जैसे ही फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने मत में आगे कहा कि जब उन्होंने बता दिया कि काव्य बोध के लिए 3 व्यापारों की आवश्यकता होती है, उसके बाद में जब अभिधा व्यापार के विवेचन पर आए तो उन्होंने कहा कि जैसे ही काव्य को पढ़ के या काव्य को सुन के काव्य के वाच्य अर्थ का पता पड़ जाता है या काव्य के शब्दों के वाच्य अर्थ का पता पड़ जाता है, तो वहीं पर अभिधा व्यापार खत्म हो जाता है। यानी वाच्य अर्थ का बोध कराते ही अभिधा व्यापार तो खत्म हो जाता है, भावकत्व व्यापार शुरू हो जाता है। अब इस भावकत्व व्यापार में क्या होता है उसको जान लेते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे भोजकत्व व्यापार में क्या होता है। मेन जो इनके मत डिपेंड है वो इसी पर टिके हुए हैं, इन दोनों व्यापारों की शक्ति पर। तो आइए समझते हैं सबसे पहले भावकत्व व्यापार को। भावकत्व व्यापार में क्या होता है, तो देखिए, इससे पहले उन्होंने बताया, अब तक वो बता चुके हैं पटनायक हमको कि सब काव्य बोध के लिए 3 व्यापार आवश्यक होते हैं। पहला अभिधा, दूसरा भावकत्व, तीसरा भोजकत्व। अभिधा व्यापार में काव्य के शब्दों के वाच्य अर्थ का बोध हो जाता है, और जैसे ही सामाजिक को वाच्य अर्थ का बोध हो जाता है वैसे ही अभिधा व्यापार खत्म हो जाता है और भावकत्व व्यापार शुरू हो जाता है। और भावकत्व व्यापार में होता क्या है, भावकत्व व्यापार में जो अनुकार्य के प्रति विभाव थे, जो विभाव अनुकार्य के प्रति थे, उन विभावों का साधारणीकरण
साधारणीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? साधारणीकरण हो जाता है। अब ये साधारणीकरण क्या है और क्यों होता है, इसको समझने से पहले, या फिर ये साधारणीकरण क्या है इसको समझने से पहले हम ये साधारणीकरण क्यों हुआ उसको पहले जान लेते हैं। तो देखिए, साधारणीकरण इसलिए हुआ कि जैसे ही वाच्यर्थ का पता सामाजिक को लगा, वैसे ही उसमें भावकत्व व्यापार शुरू हो गया, और इस भावकत्व व्यापार के प्रभाव से सामाजिक में सत्व का उद्रेक हो गया है। सत्व जो गुण है वो प्रभावी हो गया। सत्व जो गुण था वो प्रभावी हो गया, और बाकी के बचे रज और तम, ये दोनों गुण क्या हो गए? निष्प्रभावी हो गए, अप्रभावी हो गए। अब ये अप्रभावी हुए तो रज की जो अप्रीति की अवस्था थी, अप्रीति परक था, और ये जो मोह परक था, तो इन दोनों गुणों के कारण अप्रीति और जो मोह की अवस्था थी वो भी सामाजिक की थोड़ी देर के लिए अप्रभावी हो गई, क्योंकि जब ये भी अप्रभावी हो गए तो इनसे जनित अप्रीति और मोह की अवस्था भी अप्रभावी हो गई, और तब रह गया केवल सत्व। और सत्व के प्रभाव से होता क्या है कि ये जो विभाव हैं वो विभाव फिर, जैसे मान के चलिए ये राम है विभाव, तो ये विभाव राम फिर राम न रह करके क्या हो जाएगा? सामान्य युवक। और इसी तरह से अगर ये सीता है तो ये सीता ना होकर के सामान्य युवती हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? सत्व के प्रभाव से, क्योंकि अप्रीति और मोह की अवस्था खत्म हो गई, यानी उससे उसमें जो राम और सीता की जो पहचान हो रही थी वो पहचान क्या कहते हैं, इन दोनों गुणों के अप्रभावी होने से नष्ट हो गई, और सत्व का प्रभाव हो गया। चूंकि भावगत व्यापार के कारण फिर सत्व का प्रभाव हुआ, तो सत्व के प्रभाव के कारण फिर राम न रह करके उस सामाजिक के लिए सामान्य युवक रह जाता है। इसी तरह से सीता न रह करके सामान्य युवती रह जाती है। यहाँ पर राम सीता केवल एग्जाम्पल मात्र हैं, उदाहरण के लिए मैंने लिए हैं, कुछ भी हो सकते हैं ये, ठीक है। तो वहाँ पर फिर ऐसी स्थिति में वो अपनी जो विभाव हैं वो अपनी विशिष्टता को त्याग करके, विशिष्टता का त्याग कर देते हैं, और विशिष्टता का त्याग करके क्या बन जाते हैं? साधारण बन जाते हैं, साधारण हो जाते हैं। और साधारण होने के कारण जब ये साधारण हो गए तो फिर उस सामाजिक की पूज्य बुद्धि काम नहीं करती है। भाई, उसकी जो पूज्य बुद्धि थी, उसका जो श्रद्धा या अश्रद्धा का भाव था वो था राम के प्रति, उसकी भक्ति थी राम के प्रति, ना कि सामान्य युवक या सामान्य युवती के प्रति। हर एक से तो उसकी भक्ति होगी नहीं, उसकी भक्ति केवल एक से थी और वो थी राम से। और राम ने अपना रूप त्याग करके जब वो सामान्य बन गए, जब उसको वो सामान्य युवक की तरह दिखाई देने लग गए, तो फिर उसकी जो पूज्य बुद्धि थी वो खत्म हो गई फिर वहाँ पर, और पूज्य बुद्धि की जो बाधा थी वो वहाँ पर खत्म हो गई। और वो खत्म क्यों हुई? सत्व के उद्रेक के कारण से विभावों का साधारणीकरण हुआ, और विभावों का साधारणीकरण होने के कारण से पूज्य बुद्धि नष्ट हो गई। फिर वो राम केवल उसके लिए सामान्य युवक हो गया, और सीता फिर उसके लिए केवल सामान्य युवती हो गई। तो इस तरह से विभावों का सामान्य युवक या सामान्य युवती हो जाना ही साधारणीकरण कहलाता है। अब ये आपको दोनों चीज़ें स्पष्ट हो गई कि साधारणीकरण क्यों हुआ और साधारणीकरण क्या है। ये दोनों ही प्रश्न उठ गए। साधारणीकरण क्या है? साधारणीकरण है कि विभावों का साधारण हो जाना, विभावों की अपनी विशिष्टता त्याग करके सामान्य युवक और सामान्य युवती हो जाना, यानी कि ऐसी स्थिति सामाजिक में उत्पन्न ऐसी स्थिति जिसमें विभाव अपनी विशिष्टता को त्याग करके सामान्य युवक या सामान्य युवती हो जाते हैं, उस स्थिति को विभावों का साधारणीकरण कहते हैं। ये सिद्धांत दिया था भट्टनायक ने पूज्य बुद्धि के निवारण के लिए।
यानी भावकत्व में विभावों का साधारणीकरण हो जाता है। लेकिन अभी भावकत्व व्यापार पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, उसका कार्य भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, अभी बाकी है। और वो क्या काम बाकी है, इसके बाद में दूसरा काम शुरू हो जाता है भावकत्व व्यापार का। जैसे ही विभावों का साधारणीकरण होता है और पूज्य बुद्धि का निवारण होता है, वैसे ही भावकत्व व्यापार का दूसरा प्रभाव शुरू हो जाता है, और वो होता है भावकत्व का दूसरा व्यापार शुरू होता है, और वो होता है विभावों का सामाजिक के प्रत्यक्ष हो जाना या सामाजिक को प्रभावित करना। क्योंकि देखिए पूज्य बुद्धि की ही तो बाधा थी। सामाजिक को आप बिल्कुल वीडियो के शुरू में जाएंगे तो वहाँ पर मैंने बताया था कि नीचे की शर्त पूरक है उससे पिछले वाले की, यानी पूज्य बुद्धि की बाधा को हम हटा देंगे तो विभाव प्रत्यक्ष हो जाएंगे सामाजिक के। अब पूज्य बुद्धि की बाधा खत्म हो गई, किसके कारण खत्म हुई, साधारणीकरण के कारण पूज्य बुद्धि की बाधा खत्म हो गई। और जैसे पूज्य बुद्धि की बाधा खत्म हो जाती है, वैसे ही फिर ये विभाव अपना कार्य दिखाना चालू कर देते हैं। जो कार्य अनुकार्य के प्रति दिखा रहे थे, जो प्रभाव अनुकार्य के प्रति दिखा रहे थे, फिर वही प्रभाव जो है वो किसके प्रति दिखाने लगते हैं, सामाजिक के प्रति दिखाने लगते हैं। और क्यों दिखाने लगते हैं, क्योंकि उनका साधारणीकरण हो जाता है, वो उनको सामान्य युवक और सामान्य युवती मानने लगता है। और ऐसी स्थिति में फिर वो अनुकार्य के विभाव को अपना विभाव मानने लगता है, अपने प्रति मानने लगता है सामाजिक। यानी जो विभाव अनुकार्य के प्रति थे, उन विभावों को वो सामाजिक अपने प्रति मानने लगता है। वही सांख्य दर्शन का सिद्धांत कि उनके तीन जो गुण थे वो प्रकृति के थे, लेकिन उन तीनों गुणों को फिर वो पुरुष अपने गुण मानने लगता है। इसी तरह से सत्व के उद्रेक के कारण साधारणीकरण होता है, और साधारणीकरण के कारण विभावों को वो अनुकार्य के विभावों को अपने प्रति मानने लगता है, और फिर तब ये विभाव सामाजिक के प्रत्यक्ष हो जाते हैं और सामाजिक को प्रभावित करने लगते हैं। तो ये होता है दूसरा काम भावकत्व व्यापार में। अब इसके बाद भी भावकत्व व्यापार समाप्त नहीं होता है, उसके बाद भावकत्व व्यापार का तीसरा काम चालू होता है। और वो तीसरा काम क्या होता है कि जैसे ही इसको प्रभावित करना चालू कर देते हैं, किसको, सामाजिक को, वैसे ही सामाजिक के स्थायी भाव सामाजिक में जो स्थायी भाव होते हैं वो विभावों के प्रभाव से स्थायी भाव भावित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, भावित हो जाते हैं। और किसके प्रभाव से हो जाते हैं, विभावों के कारण से, विभावों के प्रभाव से सामाजिक स्थायी भाव भावित हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, सामाजिक स्थायी भाव भावित हो रहे हैं, और भावित किसके कारण हो रहे हैं, विभावों के कारण हो रहे हैं। तो स्थायी भाव में और विभाव में संबंध बन गया किसका, भाव्य और भावक का। ये दो संबंध बन गए किसमें, स्थायी भाव में और विभाव में। सामाजिक स्थायी भाव में और विभाव में क्या संबंध बन गया, भाव्य और भावक का। तो इस तरह से ये संबंध इन्होंने स्थापित किया भट्टनायक ने। विभाव और स्थायी भाव पूछा जा सकता है कि भट्टनायक के अनुसार स्थायी भाव विभाव में क्या संबंध है, तो भाव्य और भावक का संबंध है। और क्यों है, क्योंकि विभाव जो है स्थायी भावों को भावित कर रहे हैं, यानी स्थायी भावों के भावित होने का कारण कौन है, विभाव बनने हैं। इसीलिए विभाव हो गए भावक और स्थायी भाव हो गए भाव्य, यानी भावित होने वाली वस्तु स्थायी भाव हो गए। स्थायी भावों के भावित होने के बाद में, ये तो एक संबंध था जो मैंने यहाँ बताया था, जब स्थायी भाव विभावों के कारण भावित हो जाते हैं तो ऐसे भावित स्थायी भाव को नाम दिया भट्टनायक ने रस। यानी विभावों के कारण जो सामाजिक स्थायी भाव भावित हुए, वो भावित स्थायी भाव यानी स्थायी भावों की भावित अवस्था रस कहलाती है। क्या कहलाती है, रस कहलाती है। यानी कि इस भावगत व्यापार में तीन काम हुए। पहला हुआ विभावों का साधारणीकरण। विभावों के साधारणीकरण के कारण से पूज्य बुद्धि का नाश हो गया, यानी पूज्य बुद्धि नष्ट हो गई। पूज्य बुद्धि वाली जो बाधा थी वो खत्म हो गई, और पूज्य बुद्धि की बाधा खत्म होने को विभाव सामाजिक के प्रत्यक्ष हो गए।
और विभाव सामाजिक के प्रत्यक्ष होने के कारण उसको प्रभावित करने लगे। और प्रभाव क्या दिखाया उन्होंने? स्थायी भावों को भावित कर दिया। और स्थायी भावों की भावित अवस्था क्या कहलाती है? रस कहलाती है। स्थायी भाव भावित हो जाते हैं, वैसे ही फिर इनका भोग करना शुरू करता है। कौन करना शुरू करता है भोग? सामाजिक। जैसे कि सांख्य दर्शन में वो तीनों गुणों के कारण सुख और दुखों का भोग करता है पुरुष, उसी तरह से सामाजिक फिर ऐसे भावित स्थायी भावों का भोग करने लगता है। और ये भोग करता है भोजकत्व व्यापार में। तो आइए समझते हैं भोजकत्व व्यापार को। अब बारी आती है भोजकत्व व्यापार की। भोजकत्व व्यापार में भट्ट नायक ने उस प्रश्न का उत्तर दिया था जो प्रश्न भरत मुनि से ही चालू हो गया था। और उस प्रश्न में कहा गया था कि रस के आस्वादन के कारण से सामाजिक को आनंद की अनुभूति क्यों होती है। यानी कि सामाजिक को आनंद की अनुभूति क्यों होती है, इस प्रश्न का उत्तर भोजकत्व व्यापार देता है। और अब तक हमने ये जाना है कि जो विभाव थे जो अनुकार्य के प्रति थे वो सामाजिक के प्रति कैसे होते हैं, साधारणीकरण की प्रक्रिया के कारण। और साधारणीकरण क्यों होता है वो भावकत्व व्यापार में हमने समझ लिया था। और ये भी हमने भावगत व्यापार में समझ लिया था कि सामाजिक के स्थायी भाव भावित होकर रस कहलाते हैं। और ऐसी स्थिति में रस की स्थिति किस में बनती है? सामाजिक में बनती है। यानी कि भावगत व्यापार में उन्होंने बता दिया था कि सामाजिक में रस की स्थिति बनती है। देखिए वीडियो के शुरू में जो मैंने प्रश्न उठाए थे तीन, वो तीनों प्रश्न उन्होंने क्या कहते हैं उत्तर दे दिया था। पहला तो सामाजिक में रस की स्थिति कैसे स्थापित करें, तो सामाजिक में उन्होंने रस की स्थिति स्थापित कर दी। रस की स्थिति स्थापित करने के लिए विभावों का प्रत्यक्ष होना अति आवश्यकता। तो वो विभाव कैसे प्रत्यक्ष हुए वो भी भावगत व्यापार में समझा दिया गया कि साधारणीकरण के द्वारा विभाव प्रत्यक्ष हो गए। और जो सामाजिक में रस की स्थिति कैसे बनती है वो भी उसमें बता दिया गया। पूज्य बुद्धि का निवारण कैसे हुआ वो प्रश्न था जो, उसका भी उत्तर उन्होंने भावगत व्यापार में दे दिया था। अब जो प्रश्न रह गया था वो था कि रस के आस्वादन से सामाजिक को आनंद की अनुभूति कैसे होती है, तो वो भोजकत्व व्यापार में इन्होंने प्रश्न दिया है। तो भोजकत्व व्यापार में इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भट्ट नायक ने कहा है कि जब स्थायी भाव भावित हो जाते हैं, किसके कारण होते हैं? विभाव के कारण। और किसके होते हैं? सामाजिक के स्थायी भाव भावित होकर के रस बन जाते हैं। तो ऐसे भावित स्थायी भावों के कारण, ऐसे स्थायी भाव जो भावित होते हैं उसके कारण, चूंकि सत्व का उद्रेक पहले ही हो गया था और भावित होते हैं तो फिर उद्रेक होता है सत्व का। और सत्व का चूंकि गुण प्रभावी चला ही आ रहा है वहाँ से, तो ऐसे भावित स्थायी भाव सत्व के उद्रेक के कारण होता क्या है कि सामाजिक में ये भावित स्थायी भाव भोग योग्य बन जाते हैं। भोग योग्य बन जाते हैं। भावगत व्यापार में स्थायी भाव भावित बन के रस बन गए और फिर ये भावित स्थायी भाव सत्व के उद्रेक के कारण भोग योग्य बन जाते हैं। यानी कि फिर ये सामाजिक के भोग करने के योग्य बन जाते हैं। और ऐसे ही भोग योग्य स्थायी भाव, या इसको भोग योग्य कह लें या फिर इसको भावित कह लें, ये दोनों ही स्थिति समान है। यानी कि भावित अवस्था ही स्थायी भाव की भोग योग्य अवस्था है। या फिर एक तरह से यूँ समझ लें कि ये जो भोग योग्य अवस्था बनती है वो भावकत्व व्यापार में ही बन जाती है इनकी। जैसे ये भावित होते हैं वैसे ही ये भोग योग्य बन जाते हैं और ये भावकत्व में बन जाते हैं। किस में बनते हैं? भावकत्व व्यापार में। वो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप वहीं पर लिखना कि भावित होकर स्थायी भाव
भोग योग्य बन जाते हैं। अब इनको भोग योग्य ये क्यों बनते हैं? उसी कारण से बनते हैं जिस कारण से भावित होने के कारण बने थे। वो कारण क्या था? विभाव थे। तो विभाव के कारण स्थायी भाव भोग योग्य बन गए। तो भोग योग्य बन गए तो यहाँ पर भी एक संबंध और स्थापित हो गया। वो संबंध हो गया भोज्य और भोजक का, यानी भोजक हो गए विभाव, क्योंकि इनको भोग योग्य बना रहे हैं, और भोज्य हो गया स्थायी भाव। तो ये भी एक संबंध है। दोनों ही संबंध उन्होंने स्थापित किए थे भट्टनायक ने। पूछा जा सकता है कि भोज्य भोजक संबंध किसके मत में है? तो भट्टनायक के में ही है। तो दोनों ही मत थे, भावित भाव्य भावक भाव्य संबंध, भोज्य भोजक संबंध दोनों थे। अब इस संबंध को स्थापित करने के पीछे उनका वही उद्देश्य था कि अब इसका भोग कराना है सामाजिक को। तो अब जब ये भोज्य बन गए यानी कि भोग योग्य बन गए, तो फिर भोजकत्व व्यापार के कारण सामाजिक भोग योग्य स्थायी भाव, या जिसको कहें रस का भोग करता है। किस में करता है? भोजकत्व व्यापार में करता है। और जब वो इनका भोग करता है तो सत्व फिर आ जाएगा यहाँ पर। सत्व का चूंकि उद्रेक हुआ चला है शुरू से ही, तो सत्व के उद्रेक के कारण आनंद की अनुभूति होती है। यानी कि इसको एक बार से और समझा देता हूँ कि जब स्थायी भाव भावित होते हैं और तभी वो भोग योग्य भी बन जाते हैं, और भोग योग्य बनते हैं तो फिर उनका सामाजिक भोग करने लगता है। और जब भोग करने लगता है तो जब वो उनको भोग करता है तो सत्व का प्रभाव चल रहा है उस सामाजिक के साथ में, और रज और तम निष्क्रिय हो गए हैं, न्यूट्रल हो गए हैं रज और तम। तो ऐसी स्थिति में सत्व के उद्रेक के कारण, चूंकि सत्व आनंददायी होता है, सत्व के गुण की जो प्रकृति हम पहले बता चुके हैं सांख्य दर्शन के सिद्धांत में, तो चूंकि सत्व होता है आनंददायी, तो इसी कारण से फिर उसको केवल और केवल आनंद की अनुभूति होती है। कब होती है? जब वो रस का भोग करता है, स्थायी भाव की रस दशा का भोग करता है, स्थायी भाव की भोग योग्य दशा अर्थात के रस का भोग करता है, तो सत्व के उद्रेक के कारण उसको आनंद की अनुभूति होती है। यही भोजकत्व व्यापार है। यानी कि भोजकत्व व्यापार में कुछ नहीं होता, जो भोग योग्य स्थायी भाव है उनका सामाजिक भोग करने लगता है। तो ये हो गया भोजकत्व व्यापार। तो देखिए इस तरह से ये था पूरा भट्टनायक का मत। इस पूरे मत को अगर मैं शब्दों में एक बार फिर से संक्षेप में बांधूँ तो ये उन्होंने कहा है कि जब काव्य का अनुशीलन करना शुरू करता है सामाजिक, तो सबसे पहले अभिधा व्यापार काम करता है, और अभिधा व्यापार के द्वारा उसे शब्द के वाच्य अर्थ का बोध होता है। उसके बाद में जैसे ही वो वाच्य अर्थ का बोध कर लेता है, वैसे ही भावकत्व व्यापार शुरू होता है, और भावकत्व व्यापार में विभावों का साधारणीकरण हो जाता है, और साधारणीकृत विभावों के प्रभाव से सामाजिक के स्थायी भाव भावित हो जाते हैं, अर्थात रस दशा को प्राप्त हो जाते हैं। और रस दशा को प्राप्त हुए जो स्थायी भाव थे वो भोग योग्य बन जाते हैं, और उसका भोजकत्व व्यापार में सामाजिक उनका भोग करने लगता है। और चूंकि सत्व का उद्रेक हुआ है, इस कारण से सत्व के उद्रेक के कारण से सामाजिक आनंद की अनुभूति करता है। तो ये है उनका पूरा का पूरा मत। और देखिए इस मत को उन्होंने बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने का कोशिश की थी बहुत ही अच्छी तरह से। इसके बाद में भट्टनायक का कार्य पूर्ण नहीं हुआ। अभी उनको अपना मत तो दे दिया, लेकिन उसको प्रमाणित करने की और आवश्यकता थी। उन्होंने प्रमाणित किया, और वो कैसे प्रमाणित किया? वो प्रमाणित किया उन्होंने भरत सूत्र में या रस सूत्र में अपने मत को फिट बैठा करके। यानी कि उन्होंने जो मत तो दे दिया है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव एवं स्थायी भावों का जो संबंध होता है, रसावयवों के बीच में जो संबंध होता है, जिसको भरत मुनि स्थापित कर गए थे कि विभाव, अनुभाव, व्यवचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ये जो संबंध स्थापित कर गए थे
सभी रसावयवों में, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा मत ऐसा हो, कहीं उसमें कोई ऐसी त्रुटि हो कि रसावयवों के मध्य का जो संबंध है वो कहीं से विच्छिन्न हो रहा हो, वो विच्छेद हो रहा हो संबंध। तो उसको चेक करने के लिए उन्होंने, अपने मत को चेक करने के लिए उन्होंने रस सूत्र में इस मत को फिट बैठाया। और रस सूत्र में उन्होंने कैसे इस मत को फिट बैठाया उसको और देख लेते हैं। 2 मिनट का काम है, देखते हैं। तो देखिए, ये था भरत मुनि के द्वारा प्रदत्त रस सूत्र। और ये रस सूत्र क्या था? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगात रस निष्पत्ति। अब इसमें संबंध नहीं गड़बड़ा जाए उनके मत से रसावयवों के बीच में, तो वो संबंध न गड़बड़ाए तो उन्होंने अपने मत को रखा। तो अपने मत को रखते समय यहाँ पर थोड़ा सा रस सूत्र में परिवर्तन किया उन्होंने क्या किया कि रस सूत्र का जो संयोगात शब्द है, इसका तो अर्थ उन्होंने लिया भोज्य भोजक संबंध, और दूसरा जो शब्द है निष्पत्ति, उस निष्पत्ति का अर्थ लिया उन्होंने भुक्ति। भुक्ति अर्थात जिसको कहते हैं भोग। भोज्य भोजक संबंध हम पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। तो इन दोनों के जो अर्थ हैं, उन अर्थों को उन्होंने अपने अनुसार बदला, और फिर उन्होंने देखा कि कहीं उनका मत जो है दोषपूर्ण तो नहीं है। तो फिर जो संबंध उन्होंने बनाया इसमें पूरे रस सूत्र में, उसको समझ लेते हैं कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की भुक्ति होती है। ये अर्थ उन्होंने निकाला इसका रस सूत्र का, अपने मत को फिट बैठा गया। उनका मत फिट बैठ गया। कैसे बैठ गया? भुक्ति शब्द जोड़ करके और व्यभिचारी भावों के संयोग से। और संयोग क्या था? भोज्य भोजक संबंध। कुल मिला के इसको यूँ पढ़ सकते हैं कि विभाव, अनुभाव, स्थायी भावों के साथ। यहाँ पर लगा देते हैं स्थायी भावों के साथ, भाव केवल आएगा, केवल स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के भोज्य भोजक संबंध से रस की भुक्ति होती है। ये उन्होंने इसका अर्थ निकाला कि स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के भोज्य भोजक संबंध से रस की भुक्ति होती है, यानी रस का भोग होता है। यानी कि जब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव स्थायी भाव के साथ भोज्य भोजक संबंध के तहत मिलते हैं, तब जो रस बनता है उस रस की भुक्ति करता है सामाजिक। तो देखिए, यहाँ पर रसावयव में जो संबंध था वो भी नहीं बिगड़ा, क्योंकि विभाव जो थे वो रस के लिए कारण थे, तो इसमें भी रस के लिए कारण रहे। क्या रहे? भोजक रहे वो। तो इस तरह से संबंध भी नहीं बिगड़ा, और उनका रस सूत्र में उनका मत भी पूरी तरह से फिट बैठ गया। तो प्रश्न कभी पूछा जा सकता है कि भट्टनायक ने संयोगात शब्द का क्या अर्थ लिया था? तो भोज्य भोजक संबंध लिया था, और निष्पत्ति का अर्थ लिया था भुक्ति। इन्होंने रस सूत्र में फिट बैठाया, उसका कारण यही था कि उन्होंने देखा था कि उनके मत में कहीं भरत मुनि के सूत्र को किसी ने गलत नहीं ठहराया था, सभी ने इसको मान्यता प्रदान की थी। तो इसलिए इसमें उनको अपने मत को चेक करना आवश्यक था। अब इस तरह से उन्होंने रस सूत्र की एक तरह से पुनर्व्याख्या कर दी। दोबारा से उन्होंने अपने स्तर से व्याख्या की, एक नई व्याख्या प्रस्तुत हो गई यहाँ पर। उनके मत को इसमें जब फिट बैठाया तो रस सूत्र की एक नई व्याख्या उपस्थित हुई उनके सामने, और इस कारण से भट्टनायक तीसरे व्याख्याकार बने रस सूत्र के। जिस तरह से लोलट और शंकुक ने अपने अपने मतों के आधार पर रस सूत्र की व्याख्या की थी, उसी तरह से भट्टनायक ने अपने मत के आधार पर रस सूत्र की ये नई व्याख्या निकाली। वो व्याख्या ये थी कि स्थायी भाव के विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के भोज्य भोजक संबंध से रस की भुक्ति होती है। तो दोस्तों, ये था भट्टनायक का पूरा मत, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और इस भट्टनायक के मत से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में मेरे ख्याल से अब नहीं रहा होगा। और अगर ये आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगता है, मददगार आपको लगा है ये वीडियो, 1% भी इसने आपके ज्ञान में वृद्धि की है, तो कृपया मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरा प्रयास कैसा रहा। और
ताकि मैं आगे चलकर और भी अच्छे जो है वीडियो आपके सामने इसी तरह से या इससे भी बढ़िया बढ़िया वीडियो कठिन से कठिन विषय पर बना करके आपकी सहायता कर सकूं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।